सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 12 के 2022 का प्रश्न पत्र सॉल्व करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं और इसका जो कोड है वो 346 GG है। मेरा नाम राहुल कुमार चौहान है, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान रामपुर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको पहले वीडियोस में एक्सप्लेन कर दी गई हैं, तो उनको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। ओके, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, ओके। तो इसमें देखिए 5 सेक्शन होते हैं, जिसमें से पहला और दूसरा जो सेक्शन होता है उसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें जो पहले 6 क्वेश्चन होते हैं, पहले सेक्शन में जो 6 क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और जो दूसरा सेक्शन होता है उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो पहला सेक्शन जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक हमें बताना है। तो निर्वात की विद्युतशीलता मतलब इसमें आ गया है शब्द विद्युतशीलता। तो विद्युतशीलता जिस फॉर्मूले में आता है वो फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं और उस फॉर्मूले से विद्युतशीलता निकाल लेंगे और मात्रक निकल जाते हैं। मात्रक निकालने का यही तरीका है। तो F इज इक्वल्स टू, आप जानते हैं कूलॉम के नियम से कूलॉम के नियम से। तो कूलॉम का नियम क्या कहता है? कूलॉम का नियम, जो दो आवेश हैं उनके बीच लगने वाला जो बल होता है F बराबर, वो होता है Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है यही निर्वात की विद्युतशीलता होती है। तो इसे कैसे निकालते? तो एप्सिलॉन नॉट बराबर, यहाँ पे अगर हम निकालना चाहते हैं तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये F इधर चला जाएगा और एप्सिलॉन नॉट इस साइड पे आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू Q1 Q2 बटे 4 पाई F R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की अब हमें उसका मात्रक निकालना है। तो एप्सिलॉन नॉट अगर निकल गया तो उसका मात्रक निकल ही जाएगा। कैसे? क्योंकि हमें Q1 Q2 आवेश है, उनका मात्रक क्या होता है? कूलॉम। और 4 पाई का मात्रक यानी ये एक नंबर है, नंबर का मात्रक क्या होता है? नंबर का मात्रक होता है 1। और F है आपका फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और R क्या है? वो दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो R स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? C स्क्वायर, क्योंकि C स्क्वायर, ओके, अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसमें से देखिए कौन सा है? ये सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सेकंड वाले में कूलॉम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर है। ओके, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में क्या है कि इस परिपथ में या इसमें हमें A और B बिंदु पर तुल्य धारिता बतानी है। तो तुल्य धारिता जब भी हम निकालते हैं तो हमें जो संधारित्र होते हैं, ये जो संधारित्र हैं, संधारित्र कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है, ये निकालना पड़ता है। ठीक, तो चलिए देखिए, तो हम पहचानेंगे कैसे कि कौन श्रेणी क्रम में है और कौन समांतर क्रम में है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर आप देखें A और B के बीच में एक ये कैपेसिटर लगा है और 3 ये लगे हुए हैं। तो हमें पहचानना पड़ेगा ये जो 3 लगे हुए हैं वो किस क्रम में लगे हुए हैं। ठीक, तो चलिए मैं बना लेता हूँ इसे। ये है 3 माइक्रोफैराड A B और यहाँ पर क्या है? 3 लगे हुए हैं। अब इन तीनों को यदि अगर हमने पहचान लिया कि ये किस तरीके से लगे हुए हैं, तो
तो हम इसका आंसर बता पाएंगे। ये भी 3 माइक्रोफेराड है, ये भी 3 माइक्रोफेराड है, और ये भी 3 माइक्रोफेराड है। तो देखिए, यदि किसी संधारित्र में आवेश समान है तो हम कहते हैं कि उसकी धारिता कैसी होगी, उसके वो सारे जो संधारित्र हैं वो श्रेणी क्रम में होंगे अगर आवेश समान है। आवेश भी लगभग धारा की तरह ही होता है, क्योंकि आवेश प्रवाह से ही धारा बनती है। तो आप देखें तो इन सब में जो आवेश होगा, इन तीनों में वो कैसा होगा, समान होगा। ये तीनों ही की चूज़ की हमने, क्योंकि ये ए और बी के बीच में लगे होंगे। तो ये तीनों किस में है, ये श्रेणी क्रम में है, क्योंकि तीनों में आवेश कैसा है, समान है। और श्रेणी क्रम में धारिता का सूत्र क्या होता है, वो होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ये होता है। ठीक, ओके। तो ये तीनों किस में है, अब समांतर क्रम में। अगर समांतर क्रम में एक जैसे हैं तो उसमें श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में अगर एक जैसे हैं तो आप क्या है कि डायरेक्ट श्रेणी, एस मतलब श्रेणी, सीरीज। तो अगर एक जैसे हैं तो जो है वो बटे जितने संधारित्र हैं वो। तो इस समय हमारे पास जो संधारित्र हैं, वो संधारित्र की धारिता कितनी है, 3 माइक्रोफेराड है, और संधारित्रों की संख्या कितनी है, वो 3 है। तो 3, तो हमारे पास इन तीनों की जो तुल्य धारिता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 माइक्रोफेराड आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इन तीनों की जगह, ये जो तीनों हैं, इन तीनों की जगह हम क्या लगा सकते हैं, ये वाला जो हमने निकाला है वो लगा सकते हैं, CS लगा सकते हैं। ठीक, चलिए लगा लेते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर ये मैं दोबारा से इसे बना लेता हूँ। ये अपना 3 माइक्रोफेराड वाला हो गया एक, ये A हो गया, ये आपका B हो गया, और यहाँ पर CS लगा लूँगा, जो कि मैंने निकाला है कितना, जो कि मैंने निकाला है 1 माइक्रोफेराड। ठीक है, ये हो गया आपका 1 माइक्रोफेराड। ठीक, अब आपको ये किस में दिख रहा है, ये तो आप आसानी से पहचान सकते हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है, ये समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता का सूत्र है वो क्या होता है, C1 प्लस C2 होता है। तो यहाँ पर ये हो गया C1 और ये हो गया C2, ये 3 है और ये क्या है, 1 है, तो 3 + 1। तो C समांतर मतलब जो तुल्य धारिता, यानी इन दोनों की जो धारिता बन के आई है वो कितनी आई है, 3 + 1 यानी कि 4 माइक्रोफेराड आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारी तुल्य धारिता आ गई, कितनी आ गई, 4 माइक्रोफेराड। जब भी तुल्य धारिता के क्वेश्चन आते हैं तो हमें उसे एक सरल सर्किट में बनाना पड़ता है, जैसे कि मैंने बनाया, पहले उन तीनों को सॉल्व किया, फिर इन दोनों को सॉल्व किया, तो आंसर हमारा ये आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, 4 माइक्रोफेराड, यानी कि 3rd नंबर का आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है क्वेश्चन, देखिए, LCR श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद अवस्था में लगाए गए विभवांतर और धारा के बीच कलांतर हमको बताना है। तो इसका डायरेक्ट एक सूत्र होता है, tan phi बराबर जो होता है, आपने प्रत्यावर्ती धारा में, धारा वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, tan phi, जहाँ phi क्या होता है, यही कलांतर होता है। तो tan phi बराबर होता है XL माइनस XC होता है, और बटे R ये होता है, XL माइनस XC बटे R होता है। ठीक, और अनुनाद की कंडीशन में, क्योंकि ये नॉर्मली नहीं पूछ रहा है, अनुनाद की अवस्था में क्या पूछ रहा है कि कलांतर कितना होगा। तो अनुनाद की कंडीशन क्या होती है, अनुनाद की शर्त जो होती है, अनुनाद की शर्त जो है वो क्या है, वो XL बराबर
सी। यदि अगर एक्स एल बराबर एक्स सी हो जाएगा, ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए tan फाई बराबर आप क्या लिखेंगे फिर, एक्स एल की जगह एक्स सी लिख सकते हैं, तो एक्स सी माइनस एक्स सी, ठीक है, बटे आर, और एक्स सी माइनस एक्स सी यानी कि 0, तो 0 बटे आर हो गया। क्लियर है? तो tan फाई बराबर हमारे पास क्या आ गया, 0, और यदि अगर tan फाई की वैल्यू 0 है तो यानी कि जो फाई है, क्योंकि हमारा क्या है, कलांतर है विभव और धारा के बीच का, फाई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, वो 0 आ जाएगी। क्लियर? तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया आपका, 4th हो गया। क्लियर होगा? ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, देखिए अगला क्या है, अगला है न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है, मतलब सबसे कम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग हमें बतानी है। इसमें से ये सारी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, 7 तरीके की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ठीक, तो आपको अगर वो क्रम याद है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आवृत्ति के बढ़ते क्रम में सबको लिखता हूँ। ठीक है, जनरली ऐसे लिखा होता है, आवृत्ति के बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो देखिए सबसे पहले जो होती हैं वो कौन सी होती है, रेडियो तरंगे होती हैं। ठीक है, रेडियो तरंगे। फिर दूसरे नंबर पे कौन सी आती हैं, सूक्ष्म तरंगे आती हैं। फिर उसके बाद कौन सी आती हैं, सूक्ष्म के बाद आपकी आती हैं अवरक्त। फिर उसके बाद कौन सी आती हैं, अवरक्त के बाद दृश्य प्रकाश आता है। फिर परावैंगनी, फिर उसके बाद आती हैं एक्स रेस, एक्स किरणें, एंड लास्ट में आती है गामा किरणें। ओके, गामा किरणें। तो ये तरंगे होती हैं। ये सब जैसे जैसे हम नीचे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आवृत्ति क्या हो जा रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो आप सबसे ज़्यादा अगर कोई आवृत्ति पूछे तो गामा की है, और सबसे कम किसकी है, रेडियो की है। सबसे कम रेडियो की है, लेकिन रेडियो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो उसके बाद वाले का ही आंसर होगा। फिर उसके बाद कौन सी आ रही हैं, सूक्ष्म, जिसे माइक्रो भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, माइक्रो कहते हैं। तो इन्होंने इंग्लिश में लिख रखा है ये माइक्रो तरंगे। तो माइक्रो तरंगे जो होंगी, है ना, उनकी आवृत्ति क्या होगी, वह न्यूनतम होगी। तो माइक्रो तरंगे कौन सी हो गई, वो ये हो। क्लियर है? ठीक है ना, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन। ठीक, देखिए, तो किसी प्रिज्म के प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान के बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, ये बताना हमें। यानी कि हमको अपवर्तनांक बताना है, और इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि न्यूनतम विचलन कोण जो है वो कितना दिया हुआ है, वो जो प्रिज्म कोण है उसके बराबर दिया हुआ है। ओके, तो जैसे ये जो प्रिज्म होता है ये, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, ये होता है आपका प्रिज्म कोण। और जो विचलन होता है वो विचलन कोण कौन सा होता है, जो आपतित होती है किरण और निर्गत किरण है उनके बीच का कोण। ये न्यूनतम होता है तो उसे लिख दिया जाता है डेल्टा एम से। ओके, चलिए ठीक। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र n बराबर जो होता है वो होता है साइन डेल m प्लस a बाय 2 बटे साइन a बाय 2। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, डेल m प्लस a बाई 2, यानी, और डेल m की वैल्यू प्रश्न के अनुसार क्या है कि ये दोनों ये बराबर है, विचलन कोण किसके बराबर है, जो प्रिज्म कोण है उसके बराबर है।
यानी कि हम लिख सकते हैं न्यूनतम विचलन कोण डेल एम बराबर क्या है, वो ए के है। ठीक, तो n बराबर हो जाएगा साइन a प्लस ए बाय 2 और बटे साइन a बाय 2। क्लियर है? तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं n बराबर, चलिए नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा n बराबर साइन 2a बाय 2 और बटे साइन a बाय 2। मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है साइन 2a का या साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर हम थीटा को क्या मान रहे हैं, a बाई 2। यहाँ थीटा क्या है, a बाय 2। जब यहाँ थीटा a बाई यानी 2 थीटा होगी ना, 2 थीटा, तो यदि अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा क्या है, a बाय 2 है और कॉस क्या आ जाएगा, a बाय 2। ओके, और बटे साइन a बाय 2 n बराबर। तो साइन a बाई 2 से साइन a बाई 2 कट जाएगा, तो n बराबर हमारे पास क्या आ गया, 2 कॉस a बाय 2 आ गया। ओके, तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें? इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा सेकंड, 2 कॉस a बाय 2 हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है, तो हमारा आंसर आ रहा था 2 कॉस a बाय 2। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए कौन सा अपद्रव्य मिलाया जाए। जर्मेनियम को अगर पी टाइप हमें अर्धचालक बनाना है तो कौन सा अपद्रव्य, कौन सी अशुद्धि उसमें मिलाई जाती है। ओके, तो जर्मेनियम एक क्या है, शुद्ध अर्धचालक है, उसमें कौन सी मिलाई जाए। तो इसकी एक ट्रिक होती है, अगर आपको पी टाइप है, पी टाइप बनाना है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए पी टाइप बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। पी टाइप मतलब पॉजिटिव त्रिसंयोजी, जिससे होल ज़्यादा हो जाए। ठीक, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलानी पड़ती है, त्रिसंयोजी अशुद्धि। तो त्रिसंयोजी अशुद्धि के लिए एक ट्रिक है, एक ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं उस ट्रिक को। आलू, बैंगन, गाजर इन थैला। ठीक, आलू, बैंगन, गाजर इन थैला। तो ये त्रिसंयोजी, इससे आप याद रख पाएंगे त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ क्या होती हैं। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पे त्रिसंयोजी देखिए, फास्फोरस क्या आ रहा है इन सब में, नहीं आ रहा है, क्योंकि ये त्रिसंयोजी मिलाएंगे ना पी टाइप बनाने के लिए। तो फास्फोरस नहीं है, एंटीमनी भी यहाँ पर नहीं है कोई, ठीक है, नाइट्रोजन भी यहाँ पर नहीं है कोई। ठीक, तो हमारा बचा क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम दिया हुआ है त्रिसंयोजी में, तभी तो पी टाइप बन पाएगा। ठीक, तो त्रिसंयोजी के लिए एल्यूमिनियम हमें मिलाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग जाते हैं। देखिए क्या है, अब ये खंड बी स्टार्ट हो गया है। ठीक, खंड बा स्टार्ट हो गया है। इसमें ये 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, इसमें ज़्यादा लंबा नहीं होता है सॉल्यूशन, छोटा सा 1-2 लाइन में ख़त्म हो जाता है। ठीक, देखिए इसमें क्या है कि अनंत विस्तार की आवेशित चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की हमको क्या बतानी है, तीव्रता का व्यंजक लिखना है। व्यंजक मतलब सूत्र लिखना है। ठीक, तो मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, ये चादर है, इनफाइनाइट चादर है। ठीक, मतलब एक अनंत विस्तार की एक चादर है। ठीक, ओके, इससे कुछ दूरी पर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है। मान लीजिए सिग्मा इसकी क्या है, जब भी देखिए हम सूत्र लिखेंगे वहाँ पर ये जरूर बताएंगे कि उसमें जो टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम वहाँ पर राशियाँ यूज़ करेंगे वो लिख देंगे हिंदी में कि वो क्या है। तो इसका सूत्र देखिए हमने पढ़ा है, ई बराबर क्या होता है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो आप जानते ही हैं, विद्युतशीलता होती है निर्वात की। ठीक है, दो का तो कुछ इशू नहीं है, दो तो पता ही है सबको क्या होता है, 2 है। ठीक, अच्छा ये ई क्या है, ये तो विद्युत क्षेत्र है, यही तो पूछ रहा था, विद्युत क्षेत्र का सूत्र ही तो पूछ रहा था, विद्युत क्षेत्र।
ठीक है। सिग्मा क्या है? सिग्मा है आपकी आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्योंकि चादर के केस में पृष्ठ है तो पृष्ठीय चलेगा, इसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया। ठीक, चलिए, तो बस इसमें सूत्र लिखना था और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि संभारिक क्या होते हैं। इसके नाम से स्पष्ट है, संभारिक मतलब समान भार वाले। ठीक, ऐसे यौगिक, ऐसे सॉरी यौगिक नहीं, नाभिक, ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, क्योंकि भार समान है, संभारिक समान होती है, लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या कैसी होती है? परमाणु संख्या अलग होती है ना, परमाणु संख्या अलग होती है। क्या कहलाते हैं? संभारिक कहलाते हैं। वो तो समझ में ही आ रहा है क्योंकि ये संभारिक ही पूछा, संभारिक की परिभाषा ही लिखनी है हमें। ठीक है, आप एक उदाहरण भी यहाँ दे सकते हैं, जैसे कैल्शियम है। ठीक, कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होता है? वो होता है 20। ठीक, और आर्गन जो होता है उसका परमाणु द्रव्यमान क्या है? वो होता है 18। तो परमाणु क्रमांक कह रहा हूँ, परमाणु क्रमांक इसका क्या है? कैल्शियम का 20 है, और इसका ऑर्गन का क्या है? ऑर्गन का 18 है। ठीक, ओके, ये है आपका 18। तो ये तो अलग होगा, ये तो चाहिए परमाणु संख्या क्या हो वो अलग हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो वो सेम हो। तो द्रव्यमान संख्या इसकी भी 40 होती है और इसकी भी क्या होती है? 40 होती है। ओके, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि दिए गए किसी पृष्ठ के लिए आपतित प्रकाश आवृत्ति और निरोधी विभव का ढाल कितना होगा? यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, ये क्या है? ये निरोधी विभव है। ठीक है, ये क्या हो गया? निरोधी विभव। और ये क्या है? यहाँ ये आवृत्ति है। ठीक, तो इसका ढाल हम लोग डायरेक्ट ही याद रखते हैं। क्या होता है ढाल? इसका होता है H/E होता है। E क्या है? E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और H क्या होता है? प्लांक नियतांक होता है। चलिए ठीक है, तो ये तो इजी है, बस एक 1 लाइनर में एक ही 2-3 लाइनों में आंसर देना होता है बस। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा देनी है। एम्पियर की परिभाषा देनी है किसके आधार पर? 2 चालकों के बीच बल के आधार पर। तो अगर हमारे पास 2 चालक हैं, एक ये है एक ये है, इनके बीच की दूरी क्या है? D है मान लीजिए। ठीक है, ओके, और इनमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? मान लेते हैं I प्रवाहित हो रही है। ठीक, इनके बीच लगने वाले बल का जो सूत्र होता है, बल का सूत्र जो है F बराबर, इन 2 चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र F बराबर μ0 बटे 2 पाई I, क्योंकि हमने दोनों में एक जैसी धारा मानी हुई है, I बटे D, और गुणा जिस पर आप बल देखना चाह रहे हैं, जितने पोर्शन पर, उसकी लेंथ, यहाँ पर L आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो हमें एक एम्पियर की परिभाषा देनी है कि क्या होगी। तो हम पहले फोर्स निकाल लेते हैं। मान लेते हैं यदि I क्या है? 1 एम्पियर है, मान लेते हैं। ठीक है, और L क्या है? वो 1 मीटर है, और D क्या है?
वो भी 1 मीटर है। यदि अगर ऐसा होगा तो एफ का मान कितना आ जाएगा, एफ बराबर हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट बटे 2 पाई गुणा आई 1 इंटू 1 बटे 1 और इंटू 1। तो हमारे पास एफ का मान कितना आ गया, म्यू नॉट बटे 2 पाई। इसका मान कितना होता है, म्यू नॉट बटे 4 पाई का मान होता है 10 की घात -7। तो म्यू नॉट बटे 2 पाई का मान कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात -7। इसका मान होता है 2 गुणा 10 की घात -7। यानी हमारे पास फोर्स आ गया, बल आ गया। और यदि अगर हमें बल पता है तो हम इसके बेसिस पर परिभाषा इसकी दे सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि यदि दो समांतर चालकों, धारावाही चालकों जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, उनके 1 मीटर हिस्से पर बल कितना निकाला हमने, बल 2 गुणा 10 की घात -7 हो, 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन हो, तब उन चालकों में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर। क्योंकि हमने ये 1 एम्पियर पर काम किया है, लेंथ भी 1 मीटर ली है वायर की और उनके बीच की दूरी भी 1 मीटर ली है, तब इतना हमारा बल आ रहा है। ठीक, तो हमने लिख दिया कि 1 मीटर दूरी है उनके बीच की दूरी और 1 मीटर हिस्से पर कितना बल लग रहा है, वो लग रहा है 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन लग रहा हो। तब हम कहते हैं दोनों चालकों में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बस 2 प्रश्न और बाकी हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हैं इस प्रश्न पत्र के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल 2 प्रश्न और हैं, वो देख लीजिए। विवर्तन प्राप्त करने के लिए चित्र रेखा की चौड़ाई लगभग कितनी होनी चाहिए। तो आपको देखिए, विवर्तन हो या व्यतिकरण हो, उसके लिए कंडीशन होती है। आपको हमेशा विवर्तन या व्यतिकरण नहीं दिखाई देते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये मान लीजिए उस स्लिट की या उस छिद्र की जिसमें से प्रकाश जा रहा है, उसकी क्या है, चौड़ाई a है। तो जो चौड़ाई a है, ठीक, हमने छिद्र की चौड़ाई को क्या मान लिया, a मान लिया, ठीक है। तो वो जो a है वो क्या होना चाहिए, कम हो या उसके बराबर हो, किसके, जो हम प्रकाश यूज कर रहे हैं उसकी तरंगदैर्ध्य। ठीक, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य। ठीक है, क्लियर। तो ए क्या होना चाहिए, यानी कि छिद्र की चौड़ाई की कंडीशन क्या हो गई, इसमें यही पूछा गया था कितनी होनी चाहिए लगभग। तो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के बराबर हो या उससे कम हो, तभी आपको विवर्तन मिल सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आवेश की गतिशीलता की परिभाषा हमें बतानी है। ठीक, तो आवेश की गतिशीलता के लिए देखिए जितनी भी परिभाषाएं हैं, मैंने परिभाषाएं एक्सप्लेन करने के लिए क्या लिया है, सूत्र लिया है। सूत्र के आधार पर आप परिभाषा भी निकाल सकते हैं और मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग आवेश की गतिशीलता का जो सूत्र होता है, गतिशीलता का सूत्र है, गतिशीलता, इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है अनुगमन वेग बटे विद्युत क्षेत्र। ये क्या है, यह है अनुगमन वेग। जब भी हम किसी चालक में
क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र अप्लाई लगाते हैं। ठीक, कोई चालक है हमारे पास, उसमें यदि अगर हम विद्युत क्षेत्र लगाएं तो क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस वेग से, जिस औसत वेग से आगे बढ़ते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, अनुगमन वेग कहा जाता है। और यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, यही क्या है, वो विद्युत क्षेत्र है। इन दोनों के अब हमें सूत्र पता चल गया है तो हम परिभाषा आराम से बता सकते हैं। तो कैसे बताएंगे, यदि अगर विद्युत क्षेत्र 1 न्यूटन पर कूलॉम हो जाए, न्यूटन पर कूलॉम इसका मात्रक है, तब क्या होता है, जो गतिशीलता है वो कितनी आ जाती है, Vd के बराबर आ जाती है। ओके, चलिए, तो हम इसके बेसिस पे परिभाषा दे सकते हैं कि यदि किसी चालक के मध्य या के सिरों पर 1 न्यूटन प्रति कूलॉम विद्युत क्षेत्र लगाएं, तब चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को, ये अनुगमन वेग ही तो है, अनुगमन वेग को क्या कहा जाता है, को गतिशीलता कहा जाता है। अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं। चलिए, तो ये आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे जो भी प्रश्न पत्र है, बाकी ये खंड। धन्यवाद।